क्राइम प्रिवेंशन क्राइम कंट्रोल ही है। और क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन कंट्रोल के अंदर ये बहुत जरूरी होता है कि जो माफिया अपराधी हैं, जो अभ्यस्त अपराधी हैं, उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाए। और उसी क्रम में बहुत ही कठोर कार्रवाइयां भी की गई हैं। और विगत वर्षों के अंदर खास तौर से जो इस तरह के चिन्हित माफिया हैं, जैसे आपको ध्यान होगा कि एक एनआईए के डिप्टी एसपी साहब की हत्या का कांड हुआ था, तंजील अहमद साहब का, उसके अंदर भी फांसी की सजा हुई और अल्टीमेटली वो जो अभियुक्त था उसकी मेडिकल के दौरान डेथ हो गई थी, ट्रीटमेंट के दौरान। तो इस तरह के जो बहुत ही बड़े माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई। निश्चित रूप से जो गैंगस्टर्स की कार्रवाई है, और अभी मैं आज ही खबर पढ़ रहा था कि आप लोगों ने बहुत सारे गैंगस्टर को चिन्हित किया है, खासतौर पर मुरादाबाद और आसपास के जिलों के जिनकी फाइलें बंद हो चुकी थी उसको भी शुरू कर दिया है। जी, ये सतत प्रक्रिया है। खासतौर से यहाँ पर हम लोग के द्वारा ये एक रेगुलर रूप से रिव्यू किया जाता है कि इस तरह के कौन से अपराधी हैं जो कि इस तरह के संगठित अपराध के अंदर हैं, और उसी का परिणाम है कि अपराधों के अंदर काफी भारी संख्या में कमी आई है और जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाई है उसके अंदर काफी बढ़ोतरी हुई है। और हमारा जो फोकस रहता है वो प्रॉपर निरोधात्मक कार्रवाई के ऊपर हो, जिससे भी कोई नाबालिग, कोई गरीब या कोई ऐसा व्यक्ति परेशान ना हो जिसके ऊपर हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। निश्चित रूप से कई बार ऐसी घटना होती हैं, बट हम लोग पूरे फोकस के साथ उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और घटनाओं के अंदर कमी लाना, पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाना, 112 का डिप्लॉयमेंट करना, फुट पेट्रोलिंग्स करना, पब्लिक के बीच में संवाद करना, नियमित रूप से पीस कमिटीज की मीटिंग करना, पुलिस का ट्रस्ट जो होता है, उसकी जो परसेप्शन है उसको बनाना। आप देखते होंगे 112 का जो हमारा रिस्पांस टाइम है सभी जनपदों में 8 से 9 मिनट के बीच में है। कई बार ये एवरेज रिस्पांस टाइम है, कई बार 3 से 4 मिनट में भी पुलिस पहुंचती है। बहुत सारी घटनाओं को पुलिस के द्वारा बचाया गया है। तो एक नियमित रूप से हम लोग का है। जहां तक आपने नई योजनाओं के बारे में पूछा, तो हम लोग बहुत फोकस करते हैं महिला संबंधी अपराध को लेके। मिशन शक्ति के ऊपर हम लोग के द्वारा फोकस किया गया है और हम लोग के द्वारा एक मे आई हेल्प यू कार्ड जारी किए गए हैं, जो कि मे आई हेल्प यू कार्ड क्या है सर? ये जरा जी, ये मे आई हेल्प यू कार्ड में बेसिकली आप देखेंगे तो जो हमारी लेडी कांस्टेबल्स हैं, जो महिला आरक्षी हैं, वो जब बीट में जाती हैं तो एक कार्ड, एक विजिटिंग कार्ड के रूप में दिया जाता है, जिसके अंदर की सारे हेल्पलाइन नंबर्स जो भी वो प्रपोर्ट्स कर सकती हैं। इसी तरह के हम लोगों ने अपने ऑफिस के अंदर भी बनाए हैं, जिसके अंदर आपको पुलिस का 112 इमरजेंसी, वुमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, जो पुलिस का ट्विटर अकाउंट है, आकस्मिक सेवाएं चाहे फायर की हो चाहे महिला हेल्पलाइन हो। और खास तौर से इसी परिवेश में एक इम्पोर्टेंट चीज है जो एक क्राइम नया रूप से डेवलप हो रहा है, वो साइबर अपराध है। तो साइबर अपराध हर थाने के अंदर साइबर हेल्प डेस्क, बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं सर आजकल। खासतौर पे आप देखिए ब्लैकमेलिंग की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, और मैं समझता हूं कि साइबर अपराध में लोगों के मोबाइल फोन के जरिए पैसे खाते से गायब हो जा रहे हैं, उसकी शिकायतें आ रही हैं। और एक बाढ़ सी आ गई है सर। बार बार आप लोग बताते रहते हैं लोगों को कि नहीं भाई ये मत करो, इसको मत, लिंक को मत फॉलो करो, उसको मत खोलो, लेकिन उसके बाद भी जनता फंस जाती है उसमें। मैं सर आपसे ये समझना चाहता हूं कि खासतौर पे ये जो ब्लैकमेलिंग वाली इधर शिकायतें हैं बहुत बढ़ी हैं, ये आपके मंडल में इस तरह की कोई सूचना आपके पास है कि कितनी कुल शिकायतें रजिस्टर्ड हुई? या क्योंकि इसके गैंग्स जो हैं वो ज्यादातर कोई राजस्थान में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, ऐसे लोगों पे किस तरह से कार्रवाई हो रही है और ऐसे लोगों को बचाने के लिए आपकी पुलिस क्या कर रही है? जी, ये जैसा आपने बताया, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो रहे हैं, खासतौर से जैसा कि वैश्विक महामारी कोविड का समय था, सभी लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस किया। हम लोग की मीटिंग्स भी जूम पे और ऑनलाइन सेशन पे डेवलप हो गई, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं ऑनलाइन होने लग गए। तो धीरे धीरे निश्चित रूप से जब किसी भी तरह इस तरह का मनी का मूवमेंट होता है तो उस तरह का अपराध बढ़ता है, और साइबर अपराध हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है जी। और शासन से, मुख्यालय से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी हम लोग के हर थाने के ऊपर साइबर हेल्प डेस्क है, साइबर हेल्पलाइन नंबर्स हैं, साइबर पखवाड़ा मनाया जाता है। हम लोग के द्वारा स्कूल कॉलेजेस में विभिन्न जो समाचार पत्र हैं उसके माध्यम से, अपने ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से, अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से रेगुलर रूप से पब्लिक को, एक आम जनता को क्या क्या करना चाहिए उसके अंदर अपडेट किया जाता है। हर थाने के ऊपर हम लोग के डिजिटल वॉलंटियर्स बने हुए हैं, सी प्लान ऐप बना हुआ है जिसके अंदर काफी लोग हम लोगों से कनेक्टेड हैं। तो ये जो अवेयरनेस की बात है हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं, ये हम लोग का प्रयास रहता है। जैसा मैंने बताया, इसके बाद भी कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ लोग जिज्ञासावश ये घटना हो जाती है, कुछ अज्ञानता के कारण कर देते हैं।
तो उस सब चीजों के अंदर हम लोग का प्रयास रहता है कि ये भी अवेयरनेस दें कि अगर कोई घटना हो गई तो उसको छुपाने का प्रयास ना करें, उसको तत्काल, खासतौर से जैसे आपने कॉलिंग की बात बताई, इस तरह के कॉल्स आते हैं तो उन सब कॉल्स के अंदर तत्काल पुलिस रिस्पॉन्ड करती है हम लोग की साइबर हेल्पलाइन के साथ, कम से कम जो उसका जो पैसे का मूवमेंट है उसको रोके। जहां तक आपने ट्रैकिंग की बात बताई, ट्रैकिंग निश्चित रूप से एक इशू होता है, क्योंकि ट्रैकिंग में कई बार सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज ही नहीं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट की बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी इस तरह के क्राइम हो सकते हैं। तो हम लोग फोकस करके इसकी प्रोफाइलिंग करके, इसकी ग्रुपिंग करके, कुछ अच्छे गैंग्स हम लोगों ने वर्कआउट किए हैं, अक्रॉस दी स्टेट वर्कआउट किए हैं, और हम लोग का सतत रूप से प्रयास है कि पब्लिक को जागरूक करें, और खास तौर से ये जो इस केस के विक्टिम्स हैं वो छुपे, मतलब अपनी बातों का ना छुपाए, और केस जब वर्कआउट होता है तो उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अपराधियों के मन में भी ये भय देना कि इस तरह के केसेस वर्कआउट हो रहे हैं, निरंतर रूप से हो रहे हैं, और हमें पूरी तरह विश्वास है आगे आने वाले समय में हम इनके विरुद्ध भी बहुत ही विधिक कार्रवाई इस तरह की करेंगे जो कि एक हमारे मंडल को इस तरह की नजीर पेश की जाएगी। सलभ जी, एक पुरानी बात मुझे याद आ गई है। जब आप इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, वहां पे जब चार्ज में थे, उस दौरान एक आपने बड़ी कार्रवाई की थी, अतीक अहमद, जिस पूरे देश में उसकी चर्चा चल रही है। मैं आपसे जरा सा समझना चाहता हूं कि क्या, किस तरह की कार्रवाई थी और वो बड़ी कार्रवाई थी और आपके नेतृत्व में की गई थी? ये बीच में वहां पर मेरी तैनाती के दौरान ही उनके द्वारा एक घटना की गई थी, जिसके अंदर फिर सुसंगत धाराओं के अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया था, और बाद में उसी प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी, और नैनी थाने से उनकी गिरफ्तारी की गई थी, और तब से वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर ही है। अच्छा सलभ जी, ये मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग इस देश में आईएएस और आईपीएस की तैयारी करते हैं, है ना? आपके मन में कैसे आया कि नहीं, आप जो है सिविल सर्विसेज में जाएं, और कुछ करने का मन था आपका? क्या, कैसे आपका मन हुआ कि आप सिविल सर्वेंट बने? ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब से मैं अपने स्कूल में था तब से क्विज कॉम्पिटिशन्स में जाना और इस तरीके से जाना, मैं अपने स्कूल का भी प्रतिनिधित्व करता था जी। और मेरे स्पेशली जो मेरे फादर थे उनका बहुत गाइडेंस रहता था, मोटिवेशन रहता था कि इस तरह से आप सिविल सर्विस की तैयारी करें। जैसे जब मैं अपने स्कूल के बाद कॉलेज के अंदर पहुंचा, आई एम एन इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, तो जब मैं इंजीनियरिंग के वहां पर पहुंचा तो मुझे लगा कि जो इंजीनियरिंग के अंदर लोग बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, उनसे मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूं तो शायद मेरा जो लाइफ का सेटिस्फेक्शन है अपने जॉब का प्रति, वो तब है जब मैं सिविल सर्विस में जाऊं और उन लोगों को मदद करूं या उन लोगों की हेल्प कर सकूं जिनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं हो, जिनकी कोई बात करने वाला भाई, ना एक बार हो। सारे लोग ताली बजाइए भाई। और उन सब सोशल इश्यूज में कैसे हम चीजों के प्रति हमेशा मेरा ये आकलन रहता है कि हम लोगों को गलतियां हाईलाइट करना बहुत आसान है, कि हम किसी भी चीज के अंदर ये बताएं कि ये ऐसे नहीं हो रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा जी। मेरा शुरू से फोकस ये रहता था कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, गाइडेंस के ऊपर जाएं, टेक्नोलॉजी का यूज करें। तो ये मेरे कॉलेज के दौरान भी होता था। तो वहां पर जब मेरा और अपने साथियों से इंटरेक्शन हुआ और अपने पेरेंट्स की गाइडेंस मिली, अपने फ्रेंड्स से जब डिस्कस हुआ, तो मुझे लगा कि शायद मुझे जो मेरा बेंड ऑफ माइंड है उस हिसाब से मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं उन सब चीजों को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाऊंगा और एक पब्लिक डोमेन के अंदर एक ज्यादा एज एन इंडिविजुअल डिलीवरी दे पाऊंगा, जो कि मैं शायद किसी और जॉब में नहीं कर पाऊं, और उससे मेरे को एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मैंने उसी के बाद तैयारी चालू की। मेरे घर में किसी ने सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं दिया था, मेरे कॉलेज से किसी का सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं हुआ था। जब मैं सिलेक्शन में एग्जाम देने गया तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हारे सारे बैचमेट्स की जॉब लग गई है, कोई अब्रॉड में चला गया है, कोई एमबीए करने चला गया। तो इट वॉज अ टफ टाइम। किसने खबर दिया आपको कि आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया है? आपने कैसे देखा ये? हम लोग के टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट कैफे हुआ करते थे। जी जी। तो ये 2006 8 मई की बात है जी। तो उसी के बाद मेरा नेक्स्ट प्रीलिम्स था, 15 मई को या 14 मई को प्रीलिम्स था। मंडे को रिजल्ट आया था। तो किसी ने फोन पे बताया कि रिजल्ट आ गया है। तो आपको क्या उम्मीद थी कि इस बार जो है आप क्रैक कर जाएंगे, ऐसा लग रहा था? नहीं, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू था वो उस नोट पे खत्म हुआ था कि जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने मुझसे कहा कि जो है मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस बात को लेके। अच्छा। तो मैंने उनसे सिंपली जवाब दिया कि सर इन डेमोक्रेसी वी एग्री टू डिसएग्री। तो उन्होंने मुझसे कहा योर इंटरव्यू इज ओवर। तो जैसे उन्होंने मुझसे कहा योर इंटरव्यू इज ओवर, तो मुझे लगा कि अब अगले एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैं अपना एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मुझे एक कॉल आया कि
ये रोल नंबर बताइए। हाँ। अपना रोल नंबर बताइए। तो मैंने बताया तो बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ओ। और रैंक बताइए 145 रैंक है। हाँ। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। फिर कैसे यकीन हुआ आपको? फिर मैं अपने भाई के पास गया, कजन के पास, स्कूटर लेके। गर्मियों का टाइम था, मैंने कहा चलो इंटरनेट कैफे चलते हैं। हाँ। तो इंटरनेट कैफे जनरली जब रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत उस टाइम पे बड़ा बहुत ज्यादा लोड भीड़ हो जाया जाती है। करता हाँ। तो आधा घंटे बाद जो है नंबर वो आया आपका? नंबर आया, खुला। फिर वो साइट पे बताया उसने कि यही नंबर है। तो मैंने कहा नाम चेक करो। फिर उसने कहा यही नंबर है। ऐसा करके 2-2.5 घंटे पे मेरे पास 2-3 फोन भी आ गए कि आपका सिलेक्शन हो गया। जहाँ पे कोचिंग करने गए थे उनके यहाँ से भी फोन आ गया। मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं जब देखिए ये कमाल है। फिर आपने कूदना शुरू कर दिया होगा कि अरे यार अब सिलेक्शन हो गया, अब तो पक्का मामला है ना? नहीं, उसके बाद भी जो है ये बात नहीं हुई। हाँ। उसके बाद फिर मैं घर आया हाँ। वापस। तो गर्मियों के टाइम पे फादर लॉन में पानी दे रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या रहा रिजल्ट। तो मैंने कहा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मुझे लगता है मेरा नहीं किसी और शलभ माथुर का हुआ है। तो उस चीज के लिए खैर वो फाइनली ये माना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके भी वो आगे कब माना आपने, मतलब कैसे मान लिया? मैंने तो मान लिया कि सिलेक्शन हो गया है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मैं जनरली बहुत ज्यादा अपनी चीजों को प्रचार करना है, बहुत ज्यादा मेरा इस तरह का थोड़ा ग्रुप शाई नहीं- हैं आप। हाँ, तो मेरा हाँ। ग्रुप इस तरह का रहता नहीं है। तो काफी लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ उनके अगला दिन अखबार में फोटो आई। हाँ। लेकिन मेरी फोटो आई नहीं, क्योंकि मैंने तो ओहो। किसी को बताया नहीं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो अब मेरे घर वालों ने मुझे नेक्स्ट टास्क दी हाँ। कि अखबार में जाओ और बताओ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, फोटो दो, रोल नंबर दो। तो जब मेरी फोटो आई तो बाकी घर वालों ने माना कि इसी का सिलेक्शन हो गया। ये ताली बजा दो भाई, ये भी कमाल है। ये भी कमाल है। तो ये 2 दिन बाद ये पब्लिक एक्सेप्टेंस जो होती है ना, जैसे हम लोग अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन बाद आपने मिठाई खाई सुकून से, है ना? हाँ, ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा लगा कि शायद जिस पर्सपेक्टिव से, जिस सोच से ये जब अखबार तैयारी- में फोटो छप गई तब आपने माना कि नहीं सिलेक्शन हो गया है। हाँ, उसके बाद ही घर वालों के भी फोन आने चालू हुए कि तुमने बताया नहीं, तुम ये एग्जाम दे रहे थे। कोई मुझसे कहता था कि क्या कर रहे हो, तो मैं कहता था कि मैं अभी यहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो मैं इट इज नॉट कि किसी चीज से डर था या किसी चीज से किसी चीज को छुपाने की बात थी। जी जी। मेरे को लगता नहीं था कि मैं उनसे किस चीज के बारे में डिस्कस करूं, अपनी जॉब को लेके, अपनी सोच को लेके, कि मुझे लगता था उससे मैं अपने आप को बदल नहीं पाऊंगा। कोई मुझसे ये कहेगा कि एग्जाम बहुत टफ है, या तुम्हारे दोस्त यहाँ पर हैं, या जी। किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हो सकता है उससे मुझे नकारात्मकता ही आए। जी। तो मैं इंडिविजुअली इतना स्ट्रांग हूँ कि इस एग्जाम को मैं खुद ही फेस करूंगा। अच्छा सलभ जी, मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं कि क्योंकि बेचारे वो बहुत तरीके की इंटरनेट पे अब चीजें उपलब्ध हैं, दुनिया भर की चीजें वो देखते रहते हैं, लोगों से राय लेते रहते हैं, क्योंकि उनका सपना तो होता है कि भाई एग्जाम क्रैक करें। क्योंकि आपने क्रैक किया है, आपने उन सारी समस्याओं को, मुसीबतों का सामना किया है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, या जो भी IAS या IPS IRS बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको आपकी क्या सलाह है कि भाई इस लाइन पे चलोगे तो तुम्हारी मंजिल तुम्हें जरूर मिल जाएगी एक न एक दिन? सबसे पहले तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग जिस दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है, उस दिन हमें लगता है कि हम लोगों ने बड़ा अचीवमेंट किया। तो मेरे साथ भी कुछ हद तक ऐसा था, बहुत हद तक नहीं था, क्योंकि मैं उस चीज को, उस फीलिंग को सिंक नहीं कर पा रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका जी है। जी। बट हमारा असली टेस्ट जब चालू होता है, जब हम एक्चुअल आके जिस सोच के साथ आए, जिस पब्लिक डिलीवरी मैकेनिज्म में आए, जहां पे हमें जो हमारे रिसोर्स लिमिटेशंस हो सकती हैं, टाइम लिमिटेशन हो सकती हैं, उसके अंदर हम रेगुलर रूप से, सतत रूप से परफॉर्मेंस देते रहें। जी जी। तो ये एग्जाम तो हमने एक बार पास कर लिया। आज मैं ये नहीं कह सकता कि आज मैंने एक घटना का अनावरण कर लिया तो मैं अब 2 महीने तक 2 घटना का अनावरण नहीं करूंगा। जी। तो इस तरह की नेचर ऑफ जॉब पुलिस की नहीं है, तो ये रेगुलर टेस्ट करती है। तो क्योंकि अगर आपको इस तरह की सर्विस में आना है, तो अभी से अपना माइंडसेट जो प्रिपेयर भी कर रहे हैं वो ये बनाएं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपका हो सकता है सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी दिन आपका पढ़ाई नहीं हो पाई है, या किसी चीज से आप लाइफ में, आप में नकारात्मकता आई है, आपने किसी और का रिजल्ट नेगेटिव देखा है, या आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको लाइफ में, चाहे सिविल सर्विस में या किसी भी जगह पे जाना है, तो आप सबसे पहले सेल्फ मोटिवेट हो, डिटरमिन्ड हो, मेंटली स्ट्रांग हो कि मुझे ये करना है।
बहुत ज्यादा बुक्स या उन सब चीजों को पढ़ने की बजाय कंसेप्ट बिल्डिंग लें। और मुझे लगता है इस नेचर ऑफ जॉब में सोशल विजडम होना, समाज में क्या परिवेश में आपको क्या चीज समझ के काम करनी है और आखिरी व्यक्ति तक आपको न्याय पहुंचाने के लिए किस तरह का विजन रखना है, ये प्रिपरेशन के दौरान ही एक ऑफिसर लाइक बिहेवियर लेके आए तो मेरे ख्याल से जो भी चीज वो पढ़ रहे हैं उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे। और जैसे ही उस प्रोसेस को पढ़ने के प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे तो वो इस चीज को भूल जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो उस प्रोसेस से अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत गेन करेंगे। और मेरे को अंतिम रूप से यही लगता है अच्छा ऑफिसर वही हो सकता है जो अच्छा इंसान हो, ये वाइसा वर्सा पॉसिबल। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपके पास जब मदद लेने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि हर आदमी तो आपसे आसानी से मिल पाता नहीं होगा, सबके अब मन में होता होगा कि यार शलभ जी से राय ले लेता तो बड़ा अच्छा रहता, तो आप ऐसे जो इंस्पिरेटर हैं या ऐसे जो तैयारी करने वाले हैं उनको टिप्स तो आपने दे दिया, लेकिन अगर कोई आपसे इस तरह से ट्विटर पे पूछना चाहे या कहीं पूछना चाहे तो कोई ऐसी जगह है क्या कि आपसे पूछ ले? हाँ, जैसा मैं आपको शुरू में बताया, मैं ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा या इस तरह से थोड़ा सा आई कीप माई सेल्फ मे बी माई नेचर, बट जो भी व्यक्ति आता है, बहुत लोग मेरे से पब्लिक प्लेस पे भी मिलते हैं, पूछते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को इंडिविजुअली बुला के गाइड करता हूँ। कुछ लोग कभी सब्जेक्ट कंसल्टेशन के लिए आते हैं और पहले इंटरव्यू के लिए कई बार गाइडेंस लेने के लिए आते हैं। तो मुझे हमेशा सिर्फ यही नहीं, सिविल सर्विस के लिए नहीं, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि ज्ञान बांटने से या अनुभव बांटने से बढ़ता है। तो मैं कोशिश करता हूँ दूसरों का भी अनुभव लूँ, ज्ञान लूँ, उनकी बात सुनूं और अपनी बात कहूँ। बातों को इम्पोज करने की बजाय बातों को हम आपसी सहमति से कैसे सॉल्व करें, यही सोच उनको भी देने की कोशिश करता हूं कि कभी आप किसी ऐसी स्थिति में हो कि आपको, और अंतिम रूप से जो आपके जीवन के जो मूल्य हैं, जो आपने सोचा है, उसके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। और यही मेरी सोच, जो भी मेरे से मिलता है, चाहे एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के रूप में मिले या एक कोई मेरे साथी अधिकारी मिले, तो प्रयास यही होता है कि चीजों को सामंजस्य के साथ सॉल्व करें। और एज फार एज दी आपने पूछा कि कैसे कर सकते हैं, तो काफी लोग मिलते हैं तो मैं देता हूं उनको बात। बाकी आप आईपीएस ही बनना चाहते थे? एक्चुअली मैं 99 में इंजीनियरिंग करने गया, तो इंजीनियरिंग करते वक्त मेरा हर जने का उस वक्त ड्रीम होता ही है कि आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हो। और उस वक्त एनआईटीज नहीं हुआ करते थे, उस वक्त आरईसीज हुआ करते थे। तो शायद मैं उस तरफ से परफॉर्म नहीं कर पाया कि मेरा आईआईटी या आरईसी में सिलेक्शन हुआ। तो आई गॉट सिलेक्टेड इनटू अ यूनिवर्सिटी कॉलेज। उसी साल 99 में एक मूवी आई थी जून माह में, सरफरोश। तो मैं वो पिक्चर देखने गया, तो मैं अंदर से काफी डिप्रेस था कि शायद मैं उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो वो मूवी देखने के बाद शायद मेरे अंदर डाउट था कि मेरे को सिविल सर्विस नहीं करनी है, लेकिन उस मूवी देखने के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि नहीं, मुझे सिविल सर्विस ही करनी है। कमाल है भाई, कमाल है। तो वो डाउट उस मूवी ने क्लियर कर दिया, तो थोड़ा बहुत डाउट था। तो उसके बाद से ही मैंने, आपको ध्यान होगा 99 का ही जून जुलाई का समय था जब कारगिल की वॉर हुई थी। जी जी। सन 1999 में। तो उस वक्त भी व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं था, तो हम लोग अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से चीजों को सुनते थे। तो उस वक्त के भी जो अखबार आने थे, पढ़ना, उनके एडिटोरियल्स पढ़ना, फॉरेन पॉलिसीज पढ़ना, तो तब से ये सोच चालू करी। तो थोड़ा सा उसका लाभ बाद में मिला। तो इसीलिए आप जो है आईपीएस बने? डेस्टिनी थी, ईश्वर जहां ले जाना चाहते थे वहां लेके चले गए। और जोरदार ताली बजाइए। शलभ जी बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं और बहुत दिनों से मैंने आपको काम करते हुए देखा है। देखिए, हमारी इसमें सारी बात हो गई, अपराध की बात हो गई, जिले की बात हो गई। आईपीएस के बारे में बस आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मैं सुबह मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता था। तो अभी भी मैं रात में 1:30-2 बजे सोता हूँ। सुबह जल्दी उठना मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल का समय था। तो अकेडमी में 5 बजे बिगुल बज जाता उठा देते थे और 5:30 बजे फॉल इन हो जाता था। हाँ। तो मैं जब फॉल इन होने के वक्त, उस वक्त मैं काफी फिजिकली फिट भी था। तो मेरे उस्ताद मुझसे हमेशा कहते थे कि आप क्लास 1 रस्सा चढ़ सकते हैं, आप चढ़ते नहीं है। तो मुझे लगता था उस्ताद पास हो गए, एग्जाम पास कर लिया, आप ये भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जिंदगी कितने इम्तिहान देंगे, है कि नहीं? तो उस्ताद ने एक दिन मुझे बुला के बताया जी कि माथुर साहब, आप पास कर लोगे, मुझे पता है, सब चीजें आप पास करके भी आए हो, सारी चीजें हैं, लेकिन जीवन में 2 चीजों का ध्यान रखिएगा।
एक जीवन दान जो डॉक्टर देता है और एक अभय दान जो पुलिस देती है। क्या बात है। तो मैं उस वक्त उस्ताद की बात को नहीं समझा। मैंने कहा उस्ताद कोई बात नहीं, कल कोशिश करूंगा क्लास लेकिन जैसे जीवन आगे बढ़ा तो मुझे वास्तव में लगा कि जीवन दान डॉक्टर देते हैं और अभय दान पुलिस देती है। और आपने जो आईपीएस की बात बोली, अगर मुझे आगे भी कभी ये ऑप्शन दिया जाएगा कि अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे, तो मैं यही कहूंगा मैं एक पुलिस अधिकारी क्या बनना बात है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए ये शानदार सेशन था। मैं माथुर साहब को धन्यवाद दूंगा इसलिए क्योंकि इन्होंने बड़ा कीमती समय निकाला और सारे काम को छोड़ के आए। मैं समझता हूं कि आपकी बातें लोग सुनेंगे सर तो सरफरोज फिर से देखेंगे, हैं, उससे इंस्पायर होंगे, है ना। और सुबह से उठना तो अभी से शुरू कर देंगे। आपने इंडियन न्यूज से बात की, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने समय दिया अपना और बाखूबी आपने तमाम मुद्दों पर बातचीत भी की है। कानून व्यवस्था किस तरह से उत्तर प्रदेश में है इसको भी लेकर सर ने बताया है कि किस तरह काम चल रहा है और वही क्या कुछ कठिनाइयां जो हैं इस फील्ड में आते हैं उन सब चीजों को भी सर ने बाखूबी बताया है। सर आपका बहुत धन्यवाद अपना समय इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के मंच पर देने के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सर का। और आगे भी इसी तरह उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बरकरार रहे, ऐसे ही काम आगे भी होते रहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार वो तमाम बड़े जो कदम हैं वो उठा रहे हैं और यही